हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो इस तैयारी के दौरान आपकी जो एनर्जी होती है वो फ्लक्चुएट करती है। इस रियलिटी को आप हमेशा याद रखना। यानी कि जब आप तैयारी कर रहे होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पर आपको कभी पढ़ने का मूड नहीं करता होगा, या फिर कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि एक्सेसिव पढ़ाई करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे होंगे। फिर उसके बाद कुछ आपके एनर्जी कम या वैसी होती रहती है। तो ये रियलिटी आप सीधा समझो। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है तो कुछ भी चीज़ पढ़ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, तो कभी कभी उसे बोरिंग फील होती है, या फिर क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं होता है, स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। फिर कभी कभी डाउट होता है कि क्या मेरी जो तैयारी चल रही है वो ट्रैक पर है या नहीं है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस देख लेते हो तो और ज़्यादा डर बढ़ जाता है। तो ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको डाउट होता है अपने प्रति और आपको लगता है कि मेरी तैयारी ठीक है या नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी एफिकेसी नहीं आ रही है, तो ये डाउट रियल है, ये डाउट आती ही है और इसे आप फेस करने ही पड़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। कोई भी एक एस्पिरेंट है, ये सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, बिकॉज यूपीएससी इज़ एन स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम, यू नो। एंड काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, पूरा वर्ल्ड की जो स्टडी है वो आपको करनी है। भले कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करनी है, लेकिन आपको टोटल स्टडी करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, इस रियलिटी को आप मान के चलो कि इस फेज़ में जब आप कूदे हो तो इस फेज़ में कूदने के बाद आपको इस फेज़ को इंजॉय करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सीरियसली हो, हमेशा सीरियसली हो और इससे आपकी एफिकेसी पर असर पड़ जाता है। इसलिए while preparing for this exam, enjoy this journey and learn whatever the life teaches you. Don't get anxious, don't get demotivated. You have to accept the reality because this exam demands for that. ऐसा नहीं है कि ये आपको बोल दिया और आपको मिल जाएगा। This exam demands you need to do your hard work and something which is contributed by the nature and the mixture of both works in that exam. और याद रखना, इस प्रिपरेशन में या फिर कोई भी प्रिपरेशन आप करते हो तो लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। और लॉ ऑफ कर्मा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू डूइंग योर वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट। याद रखना, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज दिस विल गिव यू परफेक्ट मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर। अब आपको लगेगा कि भाई साहब जब हम कर्मा कर रहे हैं तो उस पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हमें अट्रैक्शन होगा प्रिपरेशन की। याद रखना, जब आप अट्रैक्ट हो जाते हो, जब अटैच हो जाते हो तो आपको सैडनेस फील होती है जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं चलती है, या फिर कुछ दिन जब आपका मूड खराब रहता है। उसी प्रकार से जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है आपको अच्छे फीलिंग आते हैं। लेकिन व्हेन यू फोकस ऑन द कर्मा without thinking about the outcome, you will enjoy the journey. You will enjoy the journey कहने का मतलब ये है, आपको लगेगा कि नेचर इज विथ यू एंड यू हैव टू ओनली। वैसे भी रियलिटी यही है कि आपको सिर्फ कर्म करने की जो शरीर दी गई है उसी पर आपको डेडिकेट रहने हैं। उसके बाद आउटकम का आप परिणाम नहीं लगा सकते। So if you want to be happy during this journey, enjoy this journey and focus on the work, because आप समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर आप डेडिकेटली वर्क पर फोकस करे रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो ताकत मिलती रहेगी एंड यू विल डेफिनेटली go through it, because this journey can be long. Someone can crack it within 1 year, but someone can take time, but with this you require patience as well. याद रखना, जितना बड़ा एग्जाम होगा, जितना बड़ा चैलेंज होगा, उसके लिए उतनी बड़ी पेशेंस की भी जरूरत होती है। यू नीड टू बी पेशेंस थ्रू आउट योर जर्नी, चाहे कुछ भी समस्या आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए। सो होप दिस विल हेल्प, बिकॉज मैंने कमेंट सेक्शंस में देखे हैं काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं वेरियस यूट्यूब चैनल्स पर कि जहाँ पर उनको तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनका इंटरनल चैलेंज होता है और
इंटरनल चैलेंज कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा होता है बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द आउटकम टू अर्ली, है ना। बट दिस एग्जाम रिक्वायर डेडिकेशन एंड जर्नी, और यार don't think about the negative aspect because this is not going to help you anyway. You have to understand it. So let's move to the first article. Cabinet approves proposal for creation of the legislative council in West Bengal. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है और इसे कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, संविधान में इसके क्या प्रोविजन है और इनके क्या फंक्शंस है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात आप हमें ये बताइए, वेस्ट बंगाल जो आपका स्टेट है वो कितने राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, और अगर कमेंट सेक्शन में आप बता सके तो अच्छी बात होगी। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसके किसके साथ वेस्ट बंगाल आपका शेयर करता है। तो चलिए मूव करते हैं फर्दर डिटेल्स में। तो एक बार जब काउंसिल सेटअप हो जाएगी तो वेस्ट बंगाल अप्रोक्स 7th स्टेट हो जाएगा जिसके पास बाइक कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर होगा। और इसको अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से राज्य में आपके बाइक कैमरल लेजिस्लेचर है। बाइक कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि यू हैव द अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि व्हाट, यू हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड लोअर हाउस मीन्स व्हाट, यू हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी फिलहाल करंटली किन किन के पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर बाइक कैमरल लेजिस्लेचर है, तो देख लो आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इसको अच्छे से याद रखना है। वी हैव इन टोटल 7, बेसिकली 7 नहीं 6, और जब ये आपका वेस्ट बंगाल में आ जाएगा तो ये टोटल 7th स्टेट हो जाएंगी जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। और देख लो इसके प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि जो आपका पार्लियामेंट है वो क्रिएट कर सकता है या फिर एबोलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है एक रेजोल्यूशन विच इज फॉर गिविंग द इफेक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट याद रखना है स्पेशल मेजोरिटी से, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी उनको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है स्पेशल मेजोरिटी से, तब जाके पार्लियामेंट एक्ट करेगा टू मेक द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली, तो आप देख लो बेसिक ऑफ कंपैरिजन और लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको आप अपर हाउस ऑफ इंडियन स्टेट्स कहते हो, और यहाँ जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो पार्शियली इलेक्टेड होते हैं, पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं। गवर्नर भी बेसिकली नॉमिनेट करता है, 1/6 जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होता है, और वेरियस जैसे आपके स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो भी कुछ चुनते हैं, प्लस आपके जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं वो चुनते हैं, और भी बहुत सारे जो बॉडीज हैं वो चुनते हैं। तो हम इसे डिटेल में बात करेंगे। सो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोअर हाउस भी कहते हो स्टेट लेजिस्लेचर का, और जो मेंबर्स हैं आपको पता है यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से चुन कर आते हैं। एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो चेयरमैन कहलाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कहलाते हैं। और मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए है तो देख लो 30 इयर्स, और जो स्ट्रेंथ है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो देख लो आप मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली एंड मिनिमम इज 40। तो मिनिमम जो आपका सीट्स एलोकेट किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 40 होगा, और जो आपका मैक्सिमम कितना होगा तो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जैसे फॉर एग्जांपल कि वी टेक ए स्टेट, फॉर एग्जांपल उसके जो सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली वो 42 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना सीट्स एलोकेट हुआ हो सकता है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 1/3 कर लो तो अप्रोक्स आपका 14 आ रहा है, लेकिन 14 नहीं होगा, मिनिमम 40 होना चाहिए। तो ये बात जरूर याद रखना। एंड बेसिकली और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो ये आपका मनी बिल को ना ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, अमेंड भी नहीं कर सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता है। इट इज सिमिलर टू द राज्यसभा, बस इसको आप ये ध्यान रखना है। बजट की बात करें तो यस डिस्कशन हो सकता है बट वोट नहीं कर सकते ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अच्छे से याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका लॉजिक भी है बिकॉज ईच स्टेट डजंट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर दैट कि जो आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो किए जाएंगे इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, ऐसा कोई प्रोविजन आपके संविधान में नहीं दिया गया है। सो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो देख लो जो आपके मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप तो 25 ईयर्स, एंड जो मैक्सिमम सीट्स एलोकेट हो सकती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो 500 है, और मिनिमम यहाँ पर आपको 60 होगी।
एंड यस, मनी बिल का तो एक्सक्लूसिव राइट लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया जाता है, जस्ट लाइक द लोकसभा है. सो इट कैन इंट्रोड्यूस, अमेंड एंड रिजेक्ट इट. ऑल्सो वोट ऑन एंड डिमांड्स, ये आपका एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज है असेंबली का, है ना. वोट ऑन डिमांड्स यानी कि अगर किसी ग्रांट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपका जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर वोट करके उसे एसेस कर सकता है. एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो देख लो, इलेक्टेड मेंबर्स जो असेंबली की होंगी प्लस यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ये पार्टिसिपेट कर सकती है. याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली, नॉट नॉमिनेटेड. ये अच्छे से याद रखना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली प्लस पुडुचेरी ऑल्सो पार्टिसिपेट. तो ये हमने ब्रॉडर सेंस में डिस्कस किया द डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वेस्ट बंगाल विल बी द 7th स्टेट ऑफ इंडिया जिनको ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर प्रदान हो सकती है. बट 6 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं जिनके पास फिलहाल बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. बेसिकली पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, बट नाउ it is not a state, it has become UT, so that's why it has been rejected from the list, and now we have only 6. So let's move to the second news. Amidst the pandemic, India achieved new milestone in rural development. तो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, फिर भारत ने कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए अचीवमेंट्स हासिल किए हैं. क्या है वो अचीवमेंट, तो आप देख लो. तो ये जो अचीवमेंट को अचीव करने की बात करी जा रही है, इट इज़ ऑल बिकॉज जो ऑन गोइंग इनिशिएटिव या स्कीम चल रहे हैं डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में इन रूरल इंडिया, इसके कारण हुआ है. तो कौन कौन से आपके डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आप देख लो. पहला है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था. और इट इज़ नथिंग बट द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. और क्या ऑब्जेक्टिव है, तो रूरल हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज करना है वाया सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन्हांसमेंट्स. एंड इसके तहत कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस सोशल डेवलपमेंट करी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को एंड वोमेन एसएसजी मेंबर्स को. तभी तो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल डेवलपमेंट हो सकेगा. और जब आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस सोशल डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइवलीहुड इन्हांसमेंट है वो भी होगा ही होगा. And let's move to the second scheme. We have the मनरेगा, which stands for महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एंड इसके तहत अगर हम डाटा की बात करें तो आप देख लो 2.95 करोड़ पर्सन अप्रोक्स जनरेटिंग 34.56 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क एज कंपेयर टू 1.22 करोड़ पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिली थी 2019 में. तो कहीं ना कहीं जो आपके इस स्कीम का लाभ उठाने वाले बेनिफिशियरीज हैं उनमें इजाफा हुआ है, ये आपका डाटा दिखाया जा रहा है एज कम्पेयर टू 2019. और इसके लॉजिक भी आप समझ सकते हो. वाई, बिकॉज दिस कोविड लॉकडाउन, इसके कारण जो वेरियस वर्कर्स थे वो सब अपने अपने घर आ गए थे, तो उनको रोजगार की ज़रूरत थी. तो ऐसे में ये स्कीम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा टू अर्न द लाइवलीहुड इन सच ए सिचुएशन. एंड वी हैव द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY. इसे 2000 में लॉन्च किया गया था. ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी वाला रोड प्रदान करी जाए, सड़क प्रदान करी जाए टू द अनकनेक्टेड विलेजेज. एंड इट अचीव द हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फिजिकल प्रोग्रेस. तो आप देख लो ओवर द लास्ट 3 years अप्रोक्स 1795.9 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैज बीन डेवलप्ड. तो ये आपका अचीवमेंट यहाँ पर दर्शाया गया है. एंड वे हैव द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था. एंड इट इज ए रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ इंदिरा आवास योजना, है ना. तो ये जो पहले इंदिरा आवास योजना चल रही थी उसी का ये आपका रिवैम्प्ड वर्जन है. और इसके तहत जो टारगेट रखा गया है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 इन रूरल इंडिया. याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहे हैं, एक अर्बन भी चलाई जा रही है, ग्रामीण चलाई जा रही है. तो ग्रामीण जो है रूरल इंडिया के लिए, लेकिन टारगेट सेम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. एंड इसके तहत जो एक्सपेंडिचर की गई है इस फाइनेंशियल ईयर में आप देख लो 5854 करोड़ रुपीज एज कम्पेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच वॉज डन अप्रोक्स रुपीज 2512 करोड़. तो देख लो अप्रोक्स डबल हुआ है, कह सकते हो, जो आपका एक्सपेंडिचर है इस फाइनेंशियल ईयर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. सो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है आपको, ये तीनों स्कीम महत्वपूर्ण है. सबसे पहली बात तो याद रखना
कि ये जो स्कीम्स हैं ये किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री कौन कौन सा स्कीम चला रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें DAYNRLM तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, एंड वी हैव द प्रधानमंत्री सड़क योजना। ये सब मिनिस्ट्री आपको याद रखने के लिए क्वेश्चन इसी पे में पूछे जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टारगेट सेटअप किए गए, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके टारगेट क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये याद रखना है। और फिर ये जो आपके मनरेगा है इसके कुछ टारगेट होते हैं, 100 डेज ऑफ वर्क जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इफ नॉट अवेलेबल देन योर मनी के रूप में आपको क्रेडिट कर दी जाएंगी। तो ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं, एम्स है, ये जरूर याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आएंगे। और ये आपका DAYNRLM इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, और अगर कोई ऐसा स्कीम है जहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करता है तो एलिजिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। So let's move to the next one. Government introduces PPP mode in strategic oil reserve. तो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए, या फिर यूँ कह सकते हो प्राइवेट फर्म या कंसोर्टियम, ये 2 नए अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को चलाएंगी अंडर द फेज 2 ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। तो यानी कि भारत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम चला रहा है और अभी ये फिलहाल फेज 2 के स्टेज में है। और इसके तहत फिलहाल जो आपका पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज का फायदा उठाया जाएगा, सो दैट जो आपका इमरजेंसी के टाइम में जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है भारत के लिए उसे फुलफिल करी जा सके। क्योंकि आपको पता है जो ऑयल है, ऑयल के रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी प्राइस बढ़ जाते हैं। आपने कुछ महीने में देखा भी होगा कि फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा था। तो अगर पहले से ही जो ऑयल है उसे वो प्रोक्यूर कर लिया जाए एंड उसे स्टोर करके रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को आने वाले कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है। सो दैट जब तक डिस्क्रिपेंसी है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इस रिजर्व से जो ऑयल का यूज कह सकते हैं उसका करें। अदरवाइज भारत को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट बिल पे करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी कह सकते हैं स्कीम्स या फिर स्टेप्स लिए जाते हैं और इसी के तहत आपका ये भी स्टेप है। सो अगर हम बात करें ISPRP की, यानी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम की, तो भारत वैसे तो आपका 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, ऑल्सो 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है क्रूड ऑयल का इन द वर्ल्ड। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंस भारत की कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पर है या फिर क्रूड ऑयल पर है, ये मानना पड़ेगा। और इस फैक्ट को जरूर याद रखना, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर, क्योंकि क्वेश्चन में UPSC इस डाटा को यूज करके पूछ सकती है। एंड जो नोडल बॉडी है फॉर इट इज़ द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये याद रखना है। और ये जो आपका इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत जो आपके स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर रन करा जाएगा प्राइवेट फर्म के द्वारा। इससे क्या होगा कि भारत 90 डेज के टारगेट को अचीव करने में सफल होगा। बिकॉज 90 डेज का मतलब समझ रहे हो कि लेट से कि कोई स्थिति वर्ल्ड ओवर में आ गई जहाँ से या जिसके बाद ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो नहीं हो पा रहा है इंडिया में, तो ऐसे में कम से कम एक मिनिमम डेज का रिजर्व तो रखा जाए सो दैट जब तक स्थितियाँ ठीक ना हो जाए तब तक ये जो रिजर्व में रखे ऑयल है उसका इस्तेमाल हो सके। तो जो टारगेट रखा गया है, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है अपने मेंबर कंट्रीज के लिए बोलती है कि आपको 90 डेज का टारगेट रख के चलना चाहिए कि लेट्स से कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो 90 डेज तक चल सकती है किसी भी स्थिति में। और 90 डेज की जो सिचुएशन को आपको बेस लाइन मानकर जो भी आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने हैं, स्टोरेज बनाने हैं, वो सब आप बनाओ। ये बातें हैं टू मिटिगेट द सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस एंड अंडर फेज 1 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज ऑफ क्रूड ऑयल 3 लोकेशन पर सेटअप करी गई थी। देख लो, विशाखापट्टनम, मैंगलुरु एंड जो तीसरा है पादुर, है ना। तो ये 3 जगह पे अभी फिलहाल इस्टेब्लिश्ड है। और जो आपकी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है एंड नेशनल ऑयल कंपनी फ्रॉम UAE, इन्होंने फेज 1 को ज्वाइन किया था। और जो इनके ऑयल है यानी कि जो कंपनी के ऑयल है ये अपनी कंपनी के ऑयल मैंगलोर में रखते भी है, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज आउट ऑफ द 3 जो हमने बात किया। एंड अंडर द फेज 2 ये जो आपके चांदी खोल है ओडिशा में और पादुर कर्नाटका में, यहाँ पर 2 एडिशनल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज लाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें ISPRL की, तो ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है जो क्रिएट करी गई 2004 में और इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखना है ये कि जो आपका ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
सो लेट्स मूव व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यू वांट टू मीन बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या फिर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये है क्या, और IEA का क्या बेसिकली टारगेट रखता है। तो 90 डेज का वो टारगेट देता है कि आपको कम से कम 90 डेज के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखने चाहिए। एंड इसके बारे में जरूर जानना है ISPRL के बारे में। तो ये आपका स्पेशल पर्पज व्हीकल है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी प्रपोजेस फ्रेमवर्क फॉर गोल्ड एक्सचेंज। तो ये जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क सेबी के द्वारा दी गई है, जो कि आपका मार्केट रेगुलेटर भी है सेबी, जो येलो मेटल होंगी वो ट्रेड करी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिसिप्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। और येलो मेटल इज व्हाट, योर गोल्ड, है ना, तो इसे ट्रेड करी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। और ये डेनोमिनेशन जो होगा इनका 1 kg के फॉर्म में, 100 ग्राम के फॉर्म में या फिर 50 ग्राम के फॉर्म में डेनोमिनेशन हो सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस फ्रेमवर्क को लाने के पीछे, तो जो आपका ये लाया गया है, इससे बेसिकली ट्रांसपेरेंट डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म डेवलप हो सकेंगे, बिकॉज इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेंगी टू आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द गोल्ड एंड टू अट्रैक्ट द मोर प्लेयर्स। एंड जो आपका EGR है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट विथ स्मॉलर डिनोमिनेशन, जैसे आपका 10 ग्राम 5 ग्राम, ये भी अलाउ करी जा सकती है ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, सो दैट मोर एंड मोर प्लेयर्स इस क्षेत्र में आए। एंड टू एस्टेब्लिश एन इंडियन गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड सिमिलर टू लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन एक्रेडिटेड गोल्ड बार्स। एंड ये जो गोल्ड बार्स हैं इनको BIS या फिर LBMA एक्रेडिटेड होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, है ना, तभी तो भरोसा होगा कि ये जो गोल्ड के स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अदरवाइज जो आपके इम्प्योरिटीज़ भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं गोल्ड या फिर मेटल्स में, जिसके कारण जो आपके वैल्यू होते हैं गोल्ड की वो कम हो जाती है। सो डिस्पाइट बीइंग सेकेंड ओनली टू चाइना इन कंजम्पशन ऑफ गोल्ड, तो सबसे पहला वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। फिर भी इंडिया रिमेन्ड ओनली एज अ प्राइस टेकर इन ग्लोबल मार्केट एंड दिस स्टेटस इज नॉट गुड। सो EGR का कंसेप्ट जो है इसे चेंज करना चाहता है। तो भारत का क्या एफर्ट रहा है टू मोबिलाइज द गोल्ड, तो वी हैव द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके तहत जो अनयूज्ड गोल्ड होते हैं, हाउस होल्ड में रखे हुए होते हैं, तो उसे यूटिलाइज करना है, उसे मोबिलाइज करना है। और जो करेंट अकाउंट डेफिसिट इसके कारण होती है, बिकॉज वी इम्पोर्ट वेरी मच ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो उसके कारण इंपोर्ट बिल बढ़ जाती है, और इंपोर्ट बिल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं हमें जो है फॉरेन करेंसी में ज़्यादा पे करने की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं करेंसी डिप्रिशिएट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वी हैव द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसके तहत जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है उसे रिड्यूस करने की बात चलती है एज ए सेविंग इंस्ट्रूमेंट बाय इश्यूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड मत कर दो, सिंपली आप जो है गोल्ड डोमिनेटेड बॉन्ड खरीद लो, जो आपका बेसिकली गोल्ड की ही वैल्यू के बराबर कह सकते होगा। और जब इसके ऊपर आपको सर्टेन इंटरेस्ट भी मिलते हैं, और जब इसको आप बेसिकली कहते हैं ना उसको कैश कराओगे, तो आपको जो उस समय प्रिविलेंट गोल्ड की प्राइसेस रहेंगी वो मिल जाएंगी प्लस योर इंटरेस्ट। सो ये थी आपकी जो टॉपिक, और कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स के लिए BIS के बारे में पता होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड जो आपके स्टेटस है ग्लोबल लेवल की, जो भारत है वो गोल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले नंबर पर आपका चाइना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, हाउ लाइटनिंग फ्लैश कैन किल एनिमल्स। तो ये आप देख लो, अभी जो मानसून का सीजन आने वाला है, कहीं ना कहीं लाइटनिंग के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और ह्यूमन को तो प्रभावित करता ही है, बट ये भी खबरें आ रही है कि जो लाइटनिंग इंसिडेंट्स है आर ऑल्सो किलिंग द एनिमल्स। सो देख लो, जो न्यूज़ आई है, फ्यू एलिफेंट्स ऑन द बामुनी हिल, जो असम में है, वहाँ पर आपका कुछ एलिफेंट्स का मृत्यु देखने को मिला है, वो भी लाइटनिंग से। तो अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो क्या है, लाइटनिंग इज योर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और ये काउज होती हैं जब इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है बिटवीन द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, यानी कि ये जो आपके क्लाउड्स ऊपर में होते हैं, आपको पता है कि बेसिकली चार्ज हो जाते हैं, जो आपके अरेंजमेंट होते हैं प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस, उस हिसाब से वो अरेंज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये जब एक दूसरे से टकराते हैं, क्लाउड टकराते हैं, तो उसके बाद आपका जो चार्ज जो है वो इमिट होता है, और अल्टीमेटली इट रीचेज द ग्राउंड टू न्यूट्रलाइज इट।
सो ये आपका इस इंसिडेंट देखने को मिलता है, और ये सारे के सारे इवेंट जो है विद इन द क्लाउड हो रहे होते हैं, उसका इफेक्ट जो है लाइटनिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है। एंड लाइटनिंग में इंज्यूर और किल एनिमल्स इन नंबर ऑफ वेज। तो कैसे? तो डायरेक्ट फ्लैश यानी कि डायरेक्ट लाइटनिंग एलिफेंट के ही ऊपर आ जाए तो ये हो सकता है, एज वेल एज साइड फ्लैश। साइड फ्लैश यानी कि जब लाइटनिंग किसी टॉल ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, नॉट डायरेक्टली ऑन द एनिमल इटसेल्फ, लाइक आपका ट्री पर हो गया, तो ये एक साइड फ्लैश जनरेट करेगा जो स्ट्राइक कर सकता है एनिमल जो खड़ा होंगी अंडरनीथ द ट्री। एंड वी हैव द टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल जिसके तहत अगर जो एनिमल बॉडी होंगी या जो एनिमल बॉडी होती है, जैसे लेग हो गई या फिर जैसे यहाँ पर एलिफेंट देख लो, तो इनकी जो आपके बॉडी है वो कांटेक्ट है ग्राउंड से। अब कांटेक्ट है ग्राउंड से, तो अगर लाइटनिंग यहाँ इस वृक्ष में स्ट्राइक कर रही है तो क्या करती है? न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राउंड में डायरेक्ट भेज देती है। तो ग्राउंड में भेज दे रही है तो यहाँ पर तो कांटेक्ट है ना, तो कांटेक्ट है, तो इसी के कारण जो है वो इनको लाइटनिंग बेसिकली स्ट्राइक कर देता है इनडायरेक्टली, बट नुकसान तो हो गया है। सो इस वे में आपका टच पोटेंशियल काम करता है। एंड स्टेप पोटेंशियल, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन लाइटनिंग हजार्ड अमंग फोर लेग्ड एनिमल। इसके तहत क्या होता है? व्हेन एन एनिमल्स फ्रंट एंड हिंड फीट आर फार इनफ अपार्ट, यानी कि जो आपके एनिमल के जो फ्रंट फेस है एंड हिंड फीट है वैसे तो एक दूसरे से काफ़ी फार होते हैं, बट पार्शियल करंट जो है वो पास हो सकता है थ्रू द बॉडी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू फीट, एंड जो लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस है द ग्रेटर द करंट विल ब्लो इनटू द बॉडी, एंड इसके कारण एलिफेंट जो है मोर वल्नरेबल हो सकते हैं इसके लिए। एंड जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल डेवलप कर रही है सो दैट पीपल को वार्न किया जा सके अबाउट इम्पीडिंग थंडरस्टॉर्म, यानी कि जो थंडरस्टॉर्म आ सकते हैं उसके बारे में एडवांस जानकारी देना, लाइटनिंग स्ट्राइक जो आ सकते हैं एडवांस जानकारी देना, है ना। और जो दावनी ऐप हो सकता है आपने यूज भी किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। इसमें आपको बता देता है कि जो कहाँ पर लाइटनिंग होने के इंसिडेंट है, सो दैट सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे एंड अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऐप डेवलप किया है दावनी टू मॉनिटर द लाइटनिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने MOU साइन किया है टू सपोर्ट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल। जैसे आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बेसिस पर एंड आश्रम स्कूल है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पर आपका एग्रीमेंट करेगा सो दैट जो स्कूल्स हैं उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, है ना। फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्कूल्स हो सकते हैं? तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स या फिर आश्रम स्कूल्स। एंड अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, तो ये कंसेप्ट आपका 1997 टू 1998 के पीरियड में इनिशिएट किया गया था सो दैट क्वालिटी एजुकेशन ST चिल्ड्रेन को दिया जा सके इन द रिमोट एरियाज, क्योंकि रिमोट एरियाज में आपका पहले स्कूल मिल जाए वही बड़ी बात है, और यहाँ पर आपका क्वालिटी की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन टू ST चिल्ड्रेन इन रिमोट एरियाज एंड टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड प्रेजेंटली वी हैव द 190 EMRS फंक्शनिंग विथ प्लान टू हैव वन सच स्कूल इन इस ब्लॉक, है ना। तो अभी फिलहाल टोटल 190 है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे वन सच स्कूल प्रोवाइड किया जाए ईच ब्लॉक में विद एबव 50% ST पॉपुलेशन या फिर एबव 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन बाय 2022। एंड वी हैव द NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्होंने फिक्स कर दी है प्राइस ऑफ द 2 COVID-19 ड्रग दैट इज योर ब्यूरोसोनाइड एंड डेक्सामेथासोन। एंड अगर हम बात करें इस अथॉरिटी की, तो ये अटैच्ड ऑफिस है, किसके अंतर्गत आती है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत। क्या ऑब्जेक्टिव होती है? जो प्रोविजंस होते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के 1995/2013, इनके प्रोविजंस को इन्फोर्स करना इन अकॉर्डेंस विद द पावर जो इनको दिए गए हैं। एंड याद रखना ये जो आपका NPPA है, इट कैन ओनली कंट्रोल द प्राइस ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट जो डिफाइन किए गए हैं एज ए ड्रग अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट। अच्छे से याद रखना है, कैन ओनली कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ डिवाइस एंड प्रोडक्ट जो डिफाइन किए गए हैं ड्रग्स के रूप में अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एस्क्रो अकाउंट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रही है। तो हाल ही में सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन्होंने अलाउ किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कि वो 6,085 रुपीज़ विद्रॉ 6,085 करोड़ रुपीज़ विद्रॉ करेंगी डिपॉजिटेड बाय इट इन द एस्क्रो अकाउंट। तो इसलिए एस्क्रो अकाउंट न्यूज में रही है। तो ये अकाउंट है जहाँ पर फंड्स या फिर एसेट्स रखे जाते हैं इन ट्रस्ट बाय द थर्ड पार्टी, लिस्ट 2 और मोर पार्टीज, है ना।
कंप्लीट ट्रांजेक्शन। एंड जैसे दो पार्टीज ने कोई ट्रांजेक्शन किया तो जो भी आपके फंड्स हैं या एसेट्स है उसको कौन रखेगा, तीसरा पार्टी रखेगा। तो इसके तहत कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ओवरकम द अनसर्टेनिटी ऑन एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन एंड फैसिलिटेटिंग कस्टडी ऑफ कैश, सिक्योरिटीज एंड अदर कोलेटरल व्हिच इज बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन टाइप। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्नो लेपर्ड। एंड स्नो लेपर्ड की बात करें तो देख लो आप, न्यूज़ में इसलिए रहा है बिकॉज WWF इन ए रिसेंट रिपोर्ट इन्होंने कहा है मोर देन 70% हैबिटेट ऑफ द स्नो लेपर्ड ओवर द 12 एशियन कंट्री ये अनरिसर्च्ड है, इसलिए आपका न्यूज़ आया है। बट हमें स्नो लेपर्ड्स के बारे में जानना है। ये भारत में वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय दोनों मिलती है और ये वल्नरेबल कैटेगरी में है अंडर द IUCN रेड लिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपका नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का है। कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करें, वी हैव द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एंड वी हैव द WWF इंडिया। इन्होंने रीजन सेलेक्ट किया है कारगिल को इन द लद्दाख एज वेल एज नॉर्थ सिक्किम एंड वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एज ए फोकस एरिया फॉर द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, काटकरी ट्राइब। एंड काटकरी ट्राइब की बात करें तो इट इज वन ऑफ द 75 PBTG यानी कि वैसे ST जिसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं उसको आप PBTGs कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ओबीसीज में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आ जाता है, उसी प्रकार से विद इन द ST वी हैव द PBTGs जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं एमंग द STs। सो PBTGs तो देख लो, वन ऑफ द 75 PBTGs लिविंग इन द एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड इनको कथोडिस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग कथा, द थिकन्ड सैप फ्रॉम वुड ऑफ कैट। रिसेंटली कुछ जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि ले थ्रू द SSG अंडर द प्रधानमंत्री बंधन योजना जो ट्राइफेड के द्वारा चलाई जाती है, इसलिए आपका ये न्यूज़ में रहा है। तो हमें याद रखना है कटकारी ट्राइब के बारे में, वन ऑफ द PBTGs। और लोकेशन देख लो, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और इनको कठोदीज भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये याद रखना, फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग कट्ठा, द थिकर्ड शैप फ्रॉम वुड। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इल्डरलाइन। तो क्या कंटेक्स्ट है तो देख लो आप, इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इल्डर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है इन्होंने स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स स्थापित किए हैं मेजर स्टेट्स में अंडर द इल्डरलाइन प्रोजेक्ट, है ना। तो इल्डरलाइन प्रोजेक्ट के तहत क्या चल रहा है आपका, कि जो कोविड पैंडेमिक चल रही है जिसके कारण जो इल्डर्स को परेशानियाँ आ रही होंगी उनको डील करने के लिए वो कॉल सेंटर्स लाई गई है। एंड ये फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज करी गई है विद असिस्टेंस ऑफ टाटा ट्रस्ट एंड NSE फाउंडेशन। एंड द फैसिलिटी ऑलरेडी मेड ऑपरेशनल इन 5 मेजर स्टेट जैसे UP, MP, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला। तो ये बातें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।